AA आ गया है, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। इसके लिए मैंने एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है एराकिडोनिक एसिड को समझाने के लिए। तो एराकिडोनिक एसिड जो है मेजर रोल प्ले करता है। इसमें सबसे पहले दो पाथवे हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे और लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे, दो पाथवे हैं। तो देखिए ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसके लिए मैं दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ, एक सेकेंड। तो हम लोग एराकिडोनिक एसिड के मैकेनिज़्म को समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन, उसका भी जो है हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जब भी सेल इंजरी डैमेज हुई तो वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है वहाँ से हट निकल जाती है। तो उससे जो है फॉस्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड। मतलब जब भी सेल डैमेज होगी तो मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। तो मेम्ब्रेन डैमेज कंडीशन में है तो उसको ख़त्म करने के लिए फॉस्फोलाइपेज A2 जो है उसको एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो स्टेप है ये स्टेरॉइड से निगेटिव में चला जाता है, मतलब ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है रुक जाता है, अपना काम रोक देता है। तो आप अभी देखेंगे कि स्टेरॉइड से ही सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है समाप्त हो जाता है। तो आज भी जब भी हमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो और दर्द जो है और पेन जो है, हीट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स। अभी आप देखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के बारे में भी देखेंगे। तो स्टेरॉयड को देने का यही एक बायोकेमिकल पाथवे है जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 को PLA2 को ब्लॉक करके आगे एराकिडोनिक एसिड में बनने ही नहीं देता। जब एराकिडोनिक एसिड बनेगा ही नहीं तो ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे और ना ही ल्यूकोट्रीन बनेंगे। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आएगा कहाँ? तो लेकिन अगर आप स्टेरॉयड नहीं ले रहे हैं तो तब तो ये बनेंगे। अब उसके बाद आ रही है बात, थोड़ी सी और डिटेलिंग में आप जाइए। तो एराकिडोनिक एसिड लिनोलोइक एसिड भी कहते हैं। और इसके बाद है ये जो पाथवे है, ये जैसे कि उधर में बढ़ रहा था, दो पाथवे में बढ़ जाता है। एराकिडोनिक एसिड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कॉक्स पाथवे जाता है, लॉक्स पाथवे कार्बोक्साई पाथवे में जाता है और लाइपोक्साई में जाता है। तो इस वाले पाथवे में ये है COX-1, ये है COX-2, मतलब प्लेटलेट वाला है COX-1, ये COX-2। क्योंकि COX ऊपर से आ रहा है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। तो प्लेटलेट में बना देते हैं, ये प्लेटलेट में थ्रोम्बोऑक्सिन A2 बनाता है जो कि कोगुलेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि कहीं इंजरी हुई है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है प्लेटलेट के अंदर जाकर थ्रोम्बोएक्सिन बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो है कोगुलेशन का प्रोफैक्टर है, एक प्रकार का कोगुलेशन में हेल्प करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरा COX-2 पाथवे क्या है? इन इंडोथेलियल सेल PGI2 जो है, प्रोस्टासाइक्लिन जो है, एंटी कोगुलेटिव इफेक्ट करता है। तो ये दो मेथड हैं। ये इंडोथेलियल सेल में अगर, क्योंकि इंडोथेलियल सेल में अगर आपका बहुत ज़्यादा क्लॉट जम रहा है तो वहाँ पर नेक्रोसिस होना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडोथेलियल सेल के अंदर आपका जो है कोगुलेशन होने नहीं देना है। तो उसके लिए एंटी कोगुलेटिव सब्सटेंस प्रोस्टासाइक्लिन का निर्माण जो है इंडोथेलियल में हो जाता है। तो बोथ हैव सेम रूट, मतलब कोगुलेशन और एंटी कोगुलेशन की दोनों सेम रूट हैं। बट डिफरेंस क्या है? तो ये प्लेटलेट के पास जाके और ये इंडोथेलियल के पास जाके। और इधर आ रहा है ल्यूकोट्रीन।
ये सब सब्सटेंस अभी आगे बताया जाएगा कि बहुत ज़्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। अभी आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा। फिर से वही बातें बताई जा रही हैं। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ऊपर जो है टूट गई, वहाँ से फिर एराकिडोनिक एसिड में बदली, कॉक्स 1 लॉक्स पाथवे में बदली। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन G2 मतलब उसका और विस्तृत रूप देख रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत तरीके के होते हैं। तो PGG2 वाला जो है वो PGGH2 में बदलता है। जितनी मतलब आप बायोकेमिकल एनालिसिस जितनी ही डिटेल करेंगे उतने ही आपके लिए ड्रग ऑप्शन बनेंगे। तो ये प्लेटलेट में जाके थ्रोम्बोक्सेन करता है। ये जो है थ्रोम्बोसिस करके ये थ्रोम्बोसिस का काम करता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है और प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराता है। वहीं PGI2 जो है प्रोस्टासाइक्लिन है और विल कीप द ब्लड साइक्लिन, मतलब ये याद करने के लिए बता दिया गया है कि प्रोस्टासाइक्लिन जो है ब्लड में को साइकिल करने के लिए प्रेरित रखता है, तो वेसो डायलेशन कराएगा और प्रिवेंट करेगा। क्योंकि मैंने बता दिया है एक बार कि वेसल्स में जो है आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अब आ रही है बात ल्यूकोट्रीन की। ये ल्यूकोट्रीन B4 जो है एक प्रकार का कीमोटैक्सिस वो है, कीमोटैक्सिस में भाग लेता है। कीमोटैक्सिस मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये एक प्रकार का ग्रेडियंट होता है ज़्यादा से कम की मात्रा में, जिससे जो है सेल्स वहीं पर अट्रैक्ट होती हैं। और ये जो ल्यूकोट्रीन्स C4D4E4 हैं, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। तो आप देखते होंगे अस्थमा के केस में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। तो अस्थमा के केस में अगर ये वाला मेथड अधिक हो गया तो जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी जो है हालत बिगड़ सकती है। अब इसके बाद आ रहा है प्रोसेस। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी जो है मेडिकेशन से कौन सा स्टेप रुक जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेरॉयड देखे ही थे, स्टेरॉयड अगर दे दिए तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ना ही आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ना ही आपका यहाँ पर जितनी प्रोसीजर हो रही थी वो होगा। कोई कुछ नहीं होगा अगर आपने स्टेरॉयड दे दिया। और ये इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल क्या है? टिश्यू इंजरी, थ्रोम्बिन, ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, एफिनेफ्रिन, ये इसको पॉजिटिव देते हैं और स्टेरॉयड इसको रोकता है। कॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो एस्पिरिन और जो है निगेटिव रोल प्ले करने के लिए अगर आपने एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयडल दे दिया तो ये रुक जाएंगी, इधर वाली प्रोसीजर यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने दिया तो सारा एराकिडोनिक एसिड जो है कॉक्स 5 लॉक्स पाथवे से जाने लगेगा, तो ल्यूकोट्रीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो है ब्रोंको जो है कॉन्स्ट्रिक्शन जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा। ये इधर जो है एस्पिरिन क्यों दिए? क्योंकि ब्लड में जो है थ्रोम्बोसिस जो होती है, तो हार्ट में अगर थ्रोम्बोसिस यानी प्लेटलेट अगर जमा होने लगा तो आप क्या खाते हैं? डॉक्टर आपको तुरंत एस्पिरिन खिलाता है। तो वो यही पाथवे को दिखाने के लिए कहा गया है। तो कॉक्स पाथवे को ख़त्म करता है एस्पिरिन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और इधर की ओर आप देख रहे हैं ल्यूकोट्रीन को समाप्त करने के लिए अधिक मतलब इस स्टेप को समाप्त करने के लिए जिलेटॉन नाम का एक मेडिकेशन है वो दी जाती है। जैसे ही ये मेडिसिन देंगे आराकिडोनिक एसिड विल शिफ्ट टुवर्ड्स कॉक्स पाथवे। तो दोनों का एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए।
इसी प्रोसेस ऐसे ही मॉडर्न मेडिसिन इसी मेथड से दी जाती हैं। और एक और यहाँ पर एक और मेडिकेशन है मोंटेल्यूकॉस्ट। मोंटेल्यूकॉस्ट जो मेडिसिन है ये ल्यूकोट्रीन को जो हमारे लंग्स में मौजूद रिसेप्टर हैं उनसे बाइंड होने से रोक देता है। तो ये भी एक प्रकार की अच्छी मेडिसिन है फॉर अस्थमा पेशेंट्स। तो अस्थमा पेशेंट के लिए एस्पिरिन बहुत घातक होगी क्योंकि वो इधर वाले प्रोसीजर को रोक दिया, इधर सिस्टम आ गया पूरा। फिर जो है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के बारे में बताया जा रहा है, वही सब बातें हैं। बस ये बता रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, एक कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है। बोथ कॉक्स 1 and कॉक्स 2 produce prostaglandin that promote pain, fever, inflammation। तो दोनों ही जो है पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर रही हैं और इनकी दवा जो है एस्पिरिन है। एस्पिरिन लेते ही ये प्रोसीजर रुक जाएगी पूरी तरह से, तो पेन भी ख़त्म हो जाएगा, फीवर भी, इन्फ्लेमेशन भी। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये आएंगे कि अस्थमा जो है उधर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये लास्ट जो है स्लाइड है इसमें। तो नाउ वी अंडरस्टैंड वाई वी यूज़ इनहेल्ड स्टेरॉयड फॉर एस्थमेटिक्स। अस्थमा के लिए जो है इनहेल्ड स्टेरॉयड ली जाती है। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर फॉर अस्थमेटिक्स लिया जाता है क्योंकि वहाँ ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर ज़रूरी है। और एस्पिरिन इज एंटी प्लेटलेट, तो ब्लड थिनर है एस्पिरिन। तो हार्ट अटैक में एंटी एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन लोगों के जेब में रख के रखा जाता है जिनको हार्ट अटैक आता है। तो स्टेरॉयड आर मोस्ट पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एस्पिरिन कैन वर्सन अस्थमेटिक सिम्टम्स। तो अस्थमा में एस्पिरिन आप भूल कर भी ना लें, उसमें केवल एक ही दवा चलाई जा सकती है, ल्यूकोट्रिन इनहिबिटर्स, और वो भी जो है कंडीशन को देखकर। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है कई चीज़ें।